नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट के सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हम स्कूल को सेलेक्ट करते टाइम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो हमें सबसे पहले नंबर 1 पे जिस पॉइंट का ध्यान रखना है वो है पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन। पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन जहाँ तक आप समझते हैं, आपने क्लास टीचर से भी कम्युनिकेट करना है, सब्जेक्ट टीचर से भी कम्युनिकेट करना है, इंचार्ज से भी कम्युनिकेट करना है, स्कूल इंचार्ज से भी कम्युनिकेट करना है। तो हर टीचर से और इंचार्ज से कम्युनिकेट करने के लिए फ़ोन पे आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, चूँकि सबके नंबर नहीं मिलते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल ऐप यूज़ करते हैं, जैसे हेलो पेरेंट ऐप। अब हेलो पेरेंट ऐप में अगर पेरेंट्स और टीचर जुड़े हुए हैं तो हर पेरेंट, यानी कि हर एक बच्चे के ऊपर 2 नंबर हेलो पेरेंट के साथ जुड़ा रहता है, एक मदर का, एक फादर का। तो मदर और फादर, टीचर, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, इंचार्ज, सबके साथ उस ऐप पे जुड़े रहते हैं। पेरेंट जब चाहें क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को या इंचार्ज को मैसेज भेज सकते हैं। इंचार्ज या क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जब चाहें डायरेक्टली पेरेंट्स को मैसेज भेज सकते हैं। बीच में जो भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी आपकी बात हो रही है, वो इंचार्ज देख सकते हैं कि आपकी क्या बात हो रही है, आपकी कहाँ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो इंचार्ज बीच में इंटरफेयर करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये ध्यान रखें कि पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन के लिए स्कूल में ऐप अवेलेबल है कि नहीं। आज के डेट में सबसे पॉपुलर ऐप है हेलो पेरेंट ऐप। उस हेलो पेरेंट ऐप बहुत सारे स्कूल यूज़ कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका बच्चा अगर स्कूल गया तो सुबह 9 बजे अटेंडेंस मार्क कर देते हैं कि बच्चा स्कूल पहुंच गया। अगर आपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा तो उसमें अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, एब्सेंट दिखाएगा। तो आपने अगर नहीं भेजा तो आपको पता है, अगर आपने बच्चे को स्कूल भेजा और वो अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ तो कम से कम आप चेक तो करेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ गया। नंबर 2 पॉइंट ये देखें कि उस स्कूल में सीसीटीवी अवेलेबल है नहीं है। सीसीटीवी है तो क्लासरूम्स में अवेलेबल है, बरामदे वगैरह में कबर्ड हैं, ताकि बच्चों की सेफ्टी बहुत हो जाती है। बच्चे एक दूसरे को सीसीटीवी लगा रहे तो परेशान नहीं करते, या एक दूसरे से की सेफ्टी रहती है सारे बच्चों की। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में सीसीटीवी का होना बहुत ज़रूरी है, और सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होती है तो बच्चों की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि स्कूल में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप आधे 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं तो ठीक है, आप सेल्फ बच्चे को छोड़ ही आएंगे, लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका घर स्कूल से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो बस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में एडजस्ट नहीं हो पाता। तो अगर ट्रांसपोर्ट है तो जब आपकी इच्छा होगी ट्रांसपोर्ट ऐड कर लेंगे, जब नहीं ज़रूरत होगी तो ट्रांसपोर्ट रिमूव भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है स्कूल के लिए, कि कभी सर्दी, गर्मी, बरसात में कभी ज़रूरत हो आपको तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकें। नंबर 4 पॉइंट ये है कि स्कूल में फिजिकली और इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। कारण ये है कि अब जैसे बच्चे स्कूल आते टाइम, जाते टाइम या लंच ब्रेक में अगर हर जगह स्टाफ खड़े होते हैं तो बच्चे इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। और अगर स्टाफ नहीं होते हैं तो एक दूसरे के साथ बच्चे छेड़खानी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, फिर एक दूसरे को परेशान भी करने लग जाते हैं। कब बच्चा परेशान होने लग गया, अगर स्टाफ नहीं होगा तो उनको रोकेगा कौन। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि फिजिकली और इमोशनली सेफ इन्वायरमेंट स्कूल में है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि स्कूल में प्लेग्राउंड और एक्टिविटीज़ प्राइमरी के और छोटे बच्चों के अलग होते हैं, बड़े बच्चों के अलग होते हैं। पहले हम प्राइमरी के बच्चों की भी बात करें तो ड्राइंग कंपटीशन होता है,
फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, उसमें बच्चों के लिए डांस होते हैं, अलग अलग तरीके के पार्टिसिपेशंस होते हैं बच्चों की। तो ये एक्टिविटीज़ वगैरह बच्चों की हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो छोटे बच्चों की छोटी एक्टिविटी होती है, बड़े बच्चों की एक्टिविटी बड़े बच्चों की होती है। तो ये एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में होती रहती हैं तो बच्चों का फिजिकल और मेंटली ग्रोथ अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब होना चाहिए। अब कंप्यूटर लैब में भी ये होता है कि कंप्यूटर लैब में एक जूनियर बच्चों का कंप्यूटर लैब अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। सीनियर बच्चों का कंप्यूटर लैब अलग होना चाहिए, जूनियर बच्चों का अलग होना चाहिए। अगर जूनियर बच्चों के अलग से कंप्यूटर लैब हैं तो उनको वो अपने जूनियर बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहते हैं। और बड़े बच्चों के कंप्यूटर लैब में तो फिर 11-12 की सारी कोडिंग्स एंड ये वो वाले सारे क्लास होते हैं। बाकी छोटे बच्चों के लैब अलग होने ही चाहिए कंप्यूटर लैब, इस बात का पूरा ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7 ये है कि स्कूल में सेफ्टी एंड हाइजीन का ख्याल रखा जाता हो। सेफ्टी इन द सेंस कि जैसे स्कूल चारों तरफ से कवर्ड हो, कोई कहीं से स्कूल में के अंदर एंट्री ले ले, एग्ज़िट हो ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक गेट होना चाहिए जिस गेट से आदमी आ रहा है जा रहा है, गेट पे गार्ड हो ताकि रेगुलर एंट्री हो रही है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखा जा रहा है, तो बच्चों की इस तरह की सेफ्टी तो बिल्कुल भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हाइजीन हाइजीन में साफ़ सफाई स्कूल में ठीक ठाक होनी चाहिए। जब आप स्कूल विज़िट करने जाएंगे तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं कि साफ़ सफाई पे स्कूल ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो स्कूल में सेफ्टी पॉइंट से और हाइजीन पॉइंट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी पॉइंट पे दिल्ली सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ गाइडलाइन हैं। उन गाइडलाइन को आप जब स्कूल विज़िट करने जा रहे हो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे आप स्कूल विज़िट करने जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक पैनल्स के तरफ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह हैं वहाँ के आसपास नज़र घुमा के चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे फायर सिलेंडर लगे हैं कि नहीं लगे। उसके बाद जब आप स्कूल में विज़िट कर रहे हैं तो गलियारों में चेक कर सकते हैं कि गलियारों में फायर सिलेंडर लगे हैं नहीं लगे हैं। तो ये एक फायर सिलेंडर की गाइडलाइन होती है। और इसके बाद लैब्स होते हैं। तो लैब में अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो बाहर लैब के बाहर भी फायर सिलेंडर होने चाहिए और लैब के अंदर भी फायर सिलेंडर होने चाहिए। तो अगर आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप वहाँ पर लैब के अंदर, जैसे कोई भी स्कूल है तो वहाँ फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, ये सब लैब्स होते हैं। और लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी जब होती है तो उस लाइब्रेरी के अंदर भी फायर सिलेंडर होने चाहिए। तो अगर आप स्कूल विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक अंदर पहुँचें, लेकिन अगर आप पहुँच गए बाई चांस तो आपको उस पर भी नज़र रखना चाहिए कि ऐसे फायर सिलेंडर हैं कि नहीं हैं। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आप ग्राउंड में खड़े हैं, जब आप प्रेयर ग्राउंड हो या ग्राउंड में आप खड़े हो तो आप आसपास के दीवारों पे नज़र मार के देख सकते हैं कि एक इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान होती है। तो इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान का बोर्ड बना होता है और वो बोर्ड ग्राउंड से आप खड़े होएंगे तो स्कूल के दीवारों पे नज़र आएगा और उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से रूम नंबर के बच्चे कौन कौन से रास्ते से निकलेंगे। क्योंकि स्कूल में रास्ता सिंगल नहीं होता, किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो स्कूल से एग्ज़िट करने के कई रास्ते होते हैं। तो वहाँ पे वो प्लान लिखा होता है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान। तो इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान में वो लिखा होगा कि कौन कौन से रूम के बच्चे कौन कौन से गेट से आएंगे, गेट नंबर 1 से कौन कौन से रूम के बच्चे आएंगे, गेट नंबर 2 से कौन कौन रूम के बच्चे आएंगे, गेट नंबर 3 से कौन कौन से रूम के बच्चे आएंगे। प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हर साल बच्चों को एक बार मॉक ड्रिल कराई जाती है। मॉक ड्रिल में बच्चों को पहले समझाया जाता है कि आप कौन से रूम में बैठे हो और आपको कौन से गेट से निकलना है। और एक टाइम देके कि इस टाइम पे बेल बजेगा, अभी 2-4 मिनट 5 मिनट बाद बेल बजेगा और आप सब ने लाइन लगा के और थोड़ा तेज़ी से निकलना है और एक दूसरे को धक्के नहीं मारने और जल्दी से निकल जाना है। और ये प्लान होता है 1 से 1.5 मिनट का। 1 से 1.5 मिनट में पूरा स्कूल खाली करके और सारे बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाएंगे।
तो उसके बाद ये मॉक ड्रिल में एक इमरजेंसी बेल बजाई जाती है और सारे बच्चे क्लास से निकल के ग्राउंड में खड़े हो जाते हैं। ये एक मॉक ड्रिल का पार्ट होता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की। तो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आपको बता देंगे कि मॉक ड्रिल होता है और इमरजेंसी प्लान आपको दीवारों पे दिख जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है, तो फिर वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पॉइंट नंबर 8 ये है ओरिएंटेशन एंड पेरेंटिंग सेशन। तो ओरिएंटेशन एंड पेरेंटिंग सेशन नॉर्मली पीटीएम में होता है और पीटीएम साल में कई बार ही होते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले भी होता है, फाइनल एग्जामिनेशन के बाद भी होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले और उसके बाद भी होता है। साल में कई सारे पीटीएम होते हैं, चार पाँच तो पीटीएम होने ही चाहिए, तो इतने पीटीएम तो होते हैं। तो उसमें पेरेंटिंग सेशन के अंदर ये कवर किया जाता है कि बच्चे का वीक पॉइंट क्या है और कहाँ पे पेरेंट्स को ध्यान देना है। तो स्कूल नॉर्मली बच्चों के वीक पॉइंट बच्चे के मदर को बताते हैं कि आप इस पॉइंट पे इस तरह से काम करिए ताकि बच्चा इस वीकनेस को दूर कर सके और अपने पॉइंट पे स्ट्रांग हो सके। नंबर 9 पॉइंट बड़े बच्चों के लिए होता है 6 to 12 क्लास के लिए। इनके लिए स्पोर्ट्स रूम अलग से होते हैं, स्पोर्ट्स के क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 2-3 क्लास इनको मिलता है कम से कम स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स रूम में सारे स्पोर्ट्स मटेरियल स्कूल की तरफ से अवेलेबल होता है। बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। स्पोर्ट्स टीचर अलग से अलॉटेड होते हैं जो हर क्लास को अलग अलग टाइम शेड्यूल के अनुसार उनको ग्राउंड में खेलने का पूरा मौका देते हैं। तो इसके लिए अगर जब आप स्कूल विज़िट कर रहे हो तो आप जब जाओगे तो आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाले बोर्ड आपको नज़र आ जाएंगे। कुछ बच्चे जोनल लेवल पे, कुछ बच्चे स्टेट लेवल तक के होते हैं जो मेडल लेके आते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज़ मेडल, सारे मेडल्स वगैरह लेके आते हैं। वो मेडल्स वाले बच्चों के फ़ोटोज़ लगे रहते हैं स्कूल में। अगर आप जाओगे स्पोर्ट्स का बोर्ड लगा हुआ है तो मतलब स्पोर्ट्स स्कूल में है। बाकी आप पूछ भी सकते हो कि स्पोर्ट्स रूम है नहीं है, स्पोर्ट्स रूम में क्या क्या खेलने की फैसिलिटी है। उसमें टेबल टेनिस से लेके बैडमिंटन से लेके हर चीज़ खेलने की सुविधा होती है और सारे सामान अवेलेबल होते हैं। तो जहाँ स्पोर्ट्स रूम अवेलेबल होगा बच्चों को खेलने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ बच्चों को जोनल लेवल से लेके और ऊपर सारे लेवल पे पार्टिसिपेट करवाए जाते हैं। इवन आजकल सीबीएसई भी कई सारे टूर्नामेंट रखती है और बच्चे सीबीएसई से भी मेडल लेके आते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बड़े बच्चों के लिए अवेलेबल है कि नहीं, इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। नंबर 10 पॉइंट भी सीनियर बच्चों के लिए होता है, प्रोग्रेसिव करिकुलम। इसके अंदर वोकेशनल कोर्स माना जाता है, पाइथन वगैरह। कंप्यूटर में अगर पाइथन कराए जा रहे हैं 11-12 के बच्चों को तो इसको वोकेशनल कोर्स माने जाते हैं। तो उसमें कंप्यूटर क्लासेस वगैरह में 11-12 में क्या पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं, 9-10 में भी कंप्यूटर पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों के लिए एक आगे चल के बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स रहता है। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 भी सीनियर बच्चों के लिए होता है, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग मतलब आपका वो 11-12 में बच्चों को कैरियर काउंसलिंग में ये बताया जाता है कि साइंस वाले बच्चे आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो अभी समय रहते बच्चे पूरे कर लें। और उनको साइंस वालों को अलग से कैरियर काउंसलिंग दी जाती है, कॉमर्स वालों को अलग से कैरियर काउंसलिंग दी जाती है, आर्ट्स वालों को अलग से कैरियर काउंसलिंग दी जाती है। तीनों के लाइन अलग अलग है तो अलग अलग ही कैरियर काउंसलिंग होगा। तो कैरियर काउंसलिंग भी स्कूल देते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग होता है कि नहीं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 आपको स्कूल के रिज़ल्ट पे ध्यान देना चाहिए। और स्कूल के रिज़ल्ट 2 पार्ट में देखे जाते हैं, एक 10th का रिज़ल्ट और एक 12th का रिज़ल्ट। तो 10th के रिज़ल्ट में की अगर हम बात करें तो 10th में भी 150-200 बच्चे नॉर्मली अपीयर होते हैं और 12th में भी 150-200 बच्चे नॉर्मली अपीयर होते हैं किसी भी स्कूल के।
तो अगर 10th की हम बात करें तो 10th के रिज़ल्ट जो है उसको भी 2 पार्ट में देखा जाता है। पहला पार्ट कि रिज़ल्ट कितने परसेंट है, जैसे 150 बच्चों ने पेपर दिए तो कितने बच्चे उसमें पास हुए। अगर 150 में 150 पास हो गए तो 100% रिज़ल्ट है, वो तो बहुत अच्छा है। तो ये तो सिचुएशन हो तो सबसे अच्छी बात है। अब उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट ये देखा जाता है कि इसमें से टॉपर कितने बच्चे हैं। टॉपर में क्या होता है कि कभी 2 4 5 बच्चे टॉपर हो गए, बाद बाकी बच्चे टॉपर नहीं हैं, तो फिर उसको भी अच्छा नहीं माना जाता बेसिकली। अगर किसी स्कूल में 25-30 बच्चे टॉपर हैं, न कोई किसी सब्जेक्ट में टॉपर है, कोई किसी सब्जेक्ट में टॉपर है, कोई 2-2 3-3 सब्जेक्ट में भी टॉपर होते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी वो मिलेंगे आपको जो 5-6 सब सब्जेक्ट में टॉपर रिजल्ट लेके आ जाते हैं, 90% प्लस ही होते हैं। तो वो टॉपर के भी चार्ट स्कूल में लगे होते हैं, वो आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितने बच्चे टॉपर हैं। 25-30 बच्चे अगर टॉपर हैं तो रिजल्ट अच्छा है, और 100% का पास हैं अगर बच्चे तो 10th क्लास का रिजल्ट अच्छा है। 12th क्लास में 98% 99% भी अगर बच्चे पास हैं तो रिजल्ट अच्छा है, पर टॉपर उसमें कम से कम 15-20 बच्चे होने चाहिए। तो 15-20 बच्चे अगर टॉपर हैं तो ठीक है रिजल्ट। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप फैकल्टी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं कि जो फैकल्टी टीम कैसी है। स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों है कि एक स्ट्रीम है कि 2 स्ट्रीम है कि तीनों स्ट्रीम है। अगर स्कूल में तीनों स्ट्रीम है तो अच्छा माना जाता है। और फैकल्टी पॉइंट के में ये देखी जाती है कि अगर 11-12 में पढ़ाने वाले टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट ही होने चाहिए एज पर CBSE गाइडलाइन। तो 11-12 में पढ़ाने वाले टीचर सब पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, एमएड होने चाहिए। और बाद बाकी 9-10 में पढ़ाने वाले टीचर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अच्छी बात है, बाकी ग्रेजुएट प्लस बीएड भी हैं। तो 9-10 में बीएड के नीचे तो कोई टीचर पढ़ाने के लिए एज पर CBSE गाइडलाइन अलाउड नहीं है। तो अगर टीचर्स बीएड हैं, फैकल्टी टीम बीएड है 9-10 के लिए और 11-12 में एमएड है तो ठीक है। और ये तो आपको वैसे रिजल्ट से भी दिख जाएगा। रिजल्ट में भी जब आप देखोगे तो जब ज़्यादा बच्चे 20 बच्चे 30 बच्चे आपको टॉपर लिस्ट में दिख रहे हैं तो वो उस स्कूल में बीएड और एमएड टीचर होते हैं, तभी इतने सारे बच्चे टॉपर होते हैं। तो फैकल्टी टीम पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 ये है एक्सेसिबल प्रिंसिपल ऑफिस। कई स्कूलों में अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको पता लगेगा प्रिंसिपल ऑफिस काफ़ी अंदर है। वहाँ पहुँचना पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है और जाओ तो प्रिंसिपल मिलते नहीं हैं। बाद बाकी अगर आप किसी स्कूल में आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल ऑफिस एंट्री गेट के आसपास है तो एक्सेसिबल प्रिंसिपल ऑफिस है। और प्रिंसिपल अगर आप अगर प्रिंसिपल से मिल पाते हो तो आप अपनी बात रख पाओगे और आप अपने किसी भी प्रॉब्लम का समाधान प्रिंसिपल से ले पाओगे। तो एक्सेसिबल प्रिंसिपल ऑफिस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। तो इस तरह सेशन के लास्ट में हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि अब हमें स्कूल विज़िट करने से पहले किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आप एक रफ नोट बना सकते हैं। वीडियो को रनिंग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप एक एक पॉइंट रफ उस पर लिख लें, रफ शीट पे लिख लें। तो ये 12-13 पॉइंट जब आप लिख लेंगे तो जब आप जाएंगे किसी भी स्कूल में विज़िट करने के लिए तो एडमिशन काउंटर से एक एक पॉइंट पे आप बात करके पूछ सकते हैं कि आपके स्कूल में ये चीज़ है नहीं है। तो आप एक एक पॉइंट पर डिस्कशन एडमिशन काउंटर से कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल नहीं है। वो सारे पॉइंट जब आप बनाएंगे तो आपके माइंड में भी रहेगा। आप जब रफ पेपर पे खुद से बनाएंगे तो आपके माइंड में भी रहेगा। और अगर आप अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहते हैं तो इन सारे बातों को आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक बार रफ पेपर पे खुद इन पॉइंटों को नोट करें और उसके बाद स्कूल में जब आप जा रहे हैं तो एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करें। तो जब आप डिस्कशन करेंगे तो आपको उन सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस स्कूल में एडमिशन बच्चे का कराना चाहिए। ये स्कूल आपके लिए बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है नहीं है। इस डिसीजन पे आप आराम से पहुंच जाएंगे
जब इस डिसीजन में पहुंच जाएंगे तो आपके लिए स्कूल सेलेक्ट करना ये एकदम आसान हो जाएगा। और इससे अच्छा क्या है कि जब आप रफ पेपर पे सारे रफ पॉइंट लिख के लेके जा रहे हो और डिस्कशन कर रहे हो, पॉइंट ऑफ द मीटिंग आपने जो डिस्कशन किया, जो उन्होंने हाँ बोला आपने उस पर टिक लगाया कि यस ये है, जो उन्होंने ना बोला आपने टिक लगाया कि नहीं ये यहाँ पे नहीं है। और अब इनमें से अगर सारी चीज़ें मिल गई तो A1 है। इससे अच्छा फिर तो स्कूल होता ही नहीं है। जब ये सारी चीज रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है तो ये सबसे अच्छा स्कूल है। तो इन पॉइंट को मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना के, और अगर आप स्कूल विजिट करेंगे तो आपके लिए स्कूल सेलेक्ट करना, डिसीजन लेना बहुत ही अच्छा रहेगा, और बच्चे के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्कूल विजिट अच्छी रहे और आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी लोगों के साथ आप डिस्कस करें कि ये आप अपने स्कूल में जा रहे हैं एडमिशन कराने तो क्या क्या पॉइंट देखना चाहिए। बेशक आप डिस्कस भी करें, ये अच्छी बात है। हेल्दी डिस्कशन पढ़ाई लिखाई के बारे में होता है तो अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच।